गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेसेस का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो इस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि आखिर प्लांट्स कैसे अपना खाना लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हेडिंग लिखा, ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हेडिंग है। सो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। इसका मतलब कि वो अपना खाना खुद बनाएंगे। तो वो जिस प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस सिंपली एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स CO2 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज ही बनाते हैं। वो ग्लूकोज बनाएंगे, एनर्जी रिलीज़ होगा और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगर इसे स्टेटमेंट में लिखा जाए तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। इसे अगर स्टेटमेंट में लिखेंगे तो लिखेंगे द प्रोसेस by which green plants make their own food from CO2 and H2O in the presence of sunlight with the help of chlorophyll is called photosynthesis। अब क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल सिंपली एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट्स को सनलाइट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सो क्लोरोफिल इज ओनली अ ग्रीन pigment which helps in the absorption of sunlight। जैसे कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कोई भी अगर रिएक्शन अगर होता है तो उसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं। तो इसमें एक तो पहला कि ग्लूकोज फॉर्म होगा C6H12O6, और उसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज़ होगा। इसी ऑक्सीजन को हम ह्यूमन बींग्स लेते हैं और अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो अगर इसका रिएक्शन लिखा जाए तो ये कुछ इस तरह से होगा कि ये हो जाएगा CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल मेक्स C6H12O6। यानी कि ये क्या है? तो ये है हमारा ग्लूकोज विथ ऑक्सीजन O2। इसे हम लोग बैलेंस करके लिखें तो ये फॉर्म हो जाएगा। आप नहीं तो जानते ही हैं कि बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे होता है। अगला हमारा टॉपिक है कि फोटोसिंथेसिस होता आखिर कैसे है प्लांट्स में। तो प्लांट्स जो होते हैं, अब उन्हें अपना फूड बनाने के लिए पहले तो एक गैस की आवश्यकता होती है। तो वो गैस CO2 वो एटमॉस्फेयर से स्टोमाटा के थ्रू वो लोग अपने अंदर इंटर कर लेते हैं। H2O, तो H2O यानी कि वाटर। तो वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? तो प्लांट्स वाटर अपने जड़ों से लेते हैं। जड़ों से वो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर के लीफ में जाते हैं। ये दोनों चीज़ हो गया। अब लीफ में ही वो जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल वो प्रेजेंट रहता है। तो जो क्लोरोफिल रहता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को प्लेस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वही एनर्जी, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल देता है। तो एनर्जी इन दोनों कंपाउंड्स के साथ मिल करके ग्लूकोज बनाती है। तो इस तरह से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। जब ये खाना बन जाता है तो इसे फ्लोएम ट्यूब्स के थ्रू पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद जब इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है तो हो सकता है कि ये कुछ ज़्यादा मात्रा में बन गया हो। तो जब ये ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो प्लांट्स इसे लीव्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। स्टार्च क्या होता है? तो इसी का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टार्च कहलाता है। तो फोटोसिंथेसिस को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और उसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट बना करके। अब क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेसिस कर दिया, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ क्लोरोफिल पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करेगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए जो नेसेसरी थिंग्स है, कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो उसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट, CO2 एंड H2O और क्लोरोफिल।
सो वही चीज़ जो मैंने पहले बताया वो मैंने यहाँ पे लिखा है, बस उसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने बता दिया। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अब आपके बुक में शायद कुछ एक्सपेरिमेंट दिए होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं। तो शायद 2 एक्सपेरिमेंट होंगे। एक एक्सपेरिमेंट होगा कि CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, और एक एक्सपेरिमेंट होगा कि सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो इन 2 एक्सपेरिमेंट को आप देख लीजिएगा, बुक में ही आपके मेंशन्ड होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स, जैसे कि CO2 तो हम लोग जान गए कि स्टोमाटा से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन वो ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो स्टोमाटा का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। ये एक पोर है, यानी कि ये यहाँ पे ये छेद है, और ये गार्ड सेल्स हैं। तो ये इन गार्ड सेल्स ही कंट्रोल करते हैं कि प्लांट्स के अंदर CO2 कब और कैसे जाएगा। अगर ये गार्ड सेल्स बहुत ही इनलार्जली खुले हुए हैं, यानी कि CO2 बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में जाएगा, अगर बंद है तो नहीं जाएगा। तो ये गार्ड सेल्स ही कंट्रोल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 को। अब बात ये रहा कि ये गार्ड सेल्स, जैसे कि अभी ये ओपन फॉर्म में, अगर यही एक क्लोज फॉर्म में होते तो कुछ इस तरह से होते हैं। तो अभी ये क्लोज्ड है, ये क्लोज डायग्राम हो गया, और ये ओपन है। तो ये क्लोज और ओपन होता कैसे है? तो जब इन गार्ड सेल्स में पानी का हम लोग फ्लो करते हैं तो यह पानी एब्जॉर्व करते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ पानी एब्जॉर्व करेगी, यानी कि उसके अंदर का मास बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा तो उसका लेंथ भी बढ़ेगा। तो जब इनका लेंथ बढ़ता है तो ये कर्व्ड हो जाते हैं, जिनके कारण यहाँ पे एक पोर बन जाता है। ये जो पोर देख रहे हैं, ये पोर बन जाता है, और इसी पोर के थ्रू CO2 अंदर चला जाता है। अब जब इन्हें बंद करना रहता है, तो जब भी ये वाटर लूज़ करते हैं, अब वाटर कैसे लूज़ करेंगे, तो या तो वो किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के पास ले आएंगे, या फिर उनको वाटर सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वाटर अगर सप्लाई नहीं होगा तो इवेपोरेशन के थ्रू वाटर तो यहाँ का चला जाएगा, और जैसे ही वाटर चला जाएगा तो ये क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि ये श्रिंक हो जाएंगे तो ये ऐसे पास में आ जाएंगे, क्योंकि ये तो अभी बड़े हैं ना, अभी ये श्रिंक हो जाएंगे तो ये ऐसे पास में आ जाएंगे। तो इसी तरह से वो मतलब कि CO2 कैसे अंदर आएगा प्लांट्स में, ये कंट्रोल करते हैं। अब इससे CO2 तो अंदर जाएगा और ऑक्सीजन इसी से बाहर आएगा। तो सवाल ये होता है कि ये बंद क्यों होते हैं। जैसे कि प्लांट्स को तो CO2 की आवश्यकता किसी भी वक्त पड़ सकती है, तो ये हमेशा खुले क्यों नहीं रहते हैं? तो खुले इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि ये जब खुले रहेंगे तो यहाँ से वाटर का भी लॉस होगा, और वाटर ऐसा नहीं है कि बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में इवेपोरेट हो जाता है इन ओपन पोर्स से। तो इसी वजह से जब भी प्लांट्स को CO2 की ज़रूरत नहीं होती है तो ये बंद हो जाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो जो वाटर में डिज़ोल्व होता है CO2, उससे मदद लेते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी लीव्स, ब्रॉड लीव्स होंगे, उनमें स्टोमाटा हमेशा नीचे वाले साइड होगा, और जो भी पतले लीव्स होंगे उनमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्टोमाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक टिपिकल लीफ डायग्राम है। इसका मैं क्लियर डायग्राम आपको वीडियो के लास्ट में भेज दूंगा, अभी इसी से काम चलाना होगा। तो ये जो बीच का लेयर है, इसे मतलब कि ये होता है स्पॉन्जी लेयर, इसको मिडिल लेयर भी आप कह सकते हैं। इस लेयर में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के जो लेयर हैं, इस लेयर में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जब भी वाटर आता है तो इसी के थ्रू, जाइलम वेसल्स के थ्रू, यहाँ इन सब में डिफ्यूज़ होकर के इसके अंदर रहता है क्लोरोफिल। तो इसके अंदर जाता है, क्लोरोफिल से रिएक्ट करता है और वहीं पे खाना बनता है। तो इसी को स्पॉन्जी लेयर कहते हैं। इसके ऊपर एक पैलेसाइड लेयर होता है जो कि ये होता है, इसे पैलेसाइड लेयर कहते हैं, और इसे अपर एपिडर्मिस कहते हैं, ये वाला लेयर को। इस लेयर को अपर एपिडर्मिस, ये पैलेसाइड, ये स्पॉन्जी लेयर,
और ये जो लेयर है इसको लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये स्टोमाटा सेल्स हैं या फिर गार्ड सेल्स। ये एक मतलब कि एक बहुत छोटा सा पार्ट है, तो ये एक गार्ड सेल है यानी कि स्टोमाटा। इसी के थ्रू वाटर CO2 इंटर करता है और इसे हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। अब ये जो क्यूटिकल है, ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, इसे हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। तो ये क्यूटिकल आखिर होता क्या है? तो क्यूटिकल एक सिंपली छोटा सा एक वैक्सी लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो कि लॉस ऑफ वाटर को कम करता है। यानी कि जब ये स्टोमाटा ओपन होता है तो यहाँ से तो वाटर जा रहा है, तो कहीं इस साइड से भी ना निकल जाए, तो इस लॉस ऑफ वाटर को ये रोकता है। तो क्यूटिकल का यही काम रहता है। आपको वीडियो क्लास में मैं एक क्लियर डायग्राम दे दूंगा, वो भी एक लेबल्ड, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोग का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्लांट्स जो थे वो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर थे, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते थे। तो एनिमल्स तो वैसा नहीं कर सकते हैं, तो वो हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, तो वो बने हुए खाने को खाते हैं। तो बना हुआ खाना क्या? तो अदर एनिमल्स हो गए, प्लांट प्रोडक्ट्स हो गए, इन्हीं सब खाने को वो लोग खाते हैं। तो यही प्रोसेस होता है उनका न्यूट्रिशन का। इसी बेसिस पे कि वो क्या खाते हैं, उस बेसिस पे इन्हें 3 टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, जो कि है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। अब देखिए इनके नाम से ही पता चल जा रहा है। हर्बीवोरस यानी कि हर्ब्स यानी कि प्लांट्स, और वोरस यानी कि जो ईट करता है यानी कि जो खाता है। तो जो प्लांट्स को खाता है उसे हर्बीवोरस कहते हैं। अब कार्निवोरस यानी कि नॉनवेज, और वोरस यानी कि कार्नी मतलब कि अदर एनिमल, और वोरस यानी कि जो खाता है। तो जो अदर एनिमल्स को खाता है उसको कार्निवोरस कहते हैं। और ओमनीवोरस यानी कि ओमनी मतलब सारा, यानी कि सभी, और वोरस मतलब जो खाता है। तो जो सब कुछ खाता है उनको ओमनीवोरस कहते हैं। तो सिंपली हो जाएगा, हर्बीवोरस वैसे जानवरों को कहते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस वैसे जानवरों को कहते हैं जो कि सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हैं, मीट। और ओमनीवोरस वैसे जानवर को कहते हैं जो कि दोनों खाते हैं। अगर इसका डेफिनेशन देखें तो हर्बीवोरस आर दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट प्रोडक्ट्स सच एज लीफ, ग्रास एटसेट्रा। कार्निवोरस आर दोज एनिमल्स which eat other animals meat flesh to get nutrified. Omnivorous are those animals which eat both plant products and animal products for their survival. इन तीनों का ये डेफिनेशन हो गया। अब हमें एक गौर करने वाली बात ये है कि एनिमल्स जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसमें तो सन का डायरेक्टली कोई प्रभाव नहीं हुआ, मतलब कि सन डायरेक्टली इन लोग को तो हेल्प नहीं किया फूड लेने में, लेकिन इनडायरेक्टली तो किया ना। क्योंकि देखिए हर्बीवोरस जो होंगे वो प्लांट्स को खाते होंगे, तो प्लांट्स कहाँ से अपना फूड बनाए? तो सन की मदद से। कार्निवोरस जो होंगे वो अदर एनिमल्स को खाते हैं, तो जो भी वो अदर एनिमल्स को खाते हैं उनमें से अगर आप देखेंगे, अगर एक एनिमल, अगर ये मान लीजिए हर्बीवोरस को खाते हैं तो हर्बीवोरस तो ऐसे भी प्लांट्स खाते हैं। अगर ये कार्निवोरस को खाते हैं तो वो कार्निवोर जिसको वो लोग खाए हैं वो भी तो किसी हर्बीवोर को खाया ही होगा। तो इनडायरेक्टली ये भी प्लांट्स पे ही डिपेंड है, और ओमनीवोरस तो ऐसे भी प्लांट्स पे डिपेंड है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि धरती पर लाइफ, क्योंकि अगर हम लोग न्यूट्रिशन नहीं करेंगे तो लाइफ तो रहेगा नहीं। तो धरती पे लाइफ संभव है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है सन। तो ये सब भी हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टेप्स फॉर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स न्यूट्रिशन तो लेते हैं, लेकिन किन किन स्टेप्स में लेते हैं? तो इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला है इंजेशन, दूसरा है
डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन और चौथा है एसिमिलेशन। सो इन चारों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इनका मतलब जान लें। तो इंजेशन मतलब क्या होता है? इंजेशन मतलब क्या है? इंजेस्ट यानी कि अंदर डालना। तो फूड को जब हम लोग अपने माउथ के द्वारा अंदर डालते हैं तो उसी प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कहते हैं। अब डाइजेशन क्या हुआ? तो फूड को जब हम लोग अपने स्टोमक में गैस्ट्रिक जूसेस के मदद से पचाते हैं, यानी कि उसको उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं, तो उसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तीसरा है एब्जॉर्प्शन, कि अब तो फूड तो डाइजेस्ट हो गया, उसके अंदर उसको हम लोग ने सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट भी कर दिया, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब तो करना होगा ना, तो उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और एसिमिलेशन यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको हटाना। एसिमिलेशन यानी कि जो भी हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया उसको यूज़ करना। इन चारों का अगर आप लोग इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे हो जाएगा। इंजेशन क्या होगा? द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स इनटेक देयर फूड थ्रू माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड into simple food by the help of gastric juices in stomach is called digestion. Absorption क्या होगा? The process of absorbing the useful elements or the useful nutrients that has been digested in the stomach is called absorption. और assimilation क्या होगा? The process of transporting nutrients to all the cells of the body, यानी कि to all the cells यानी कि हर एक सेल, to all the cells of the body, and that nutrient is used by the body cells for making energy is called assimilation. तो आज हम लोग ये चारों टॉपिक तक रहने देंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स। ये तो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में कैसे होता है। अब हम लोग डिटेल्ड रूप से पहले सिंपल एनिमल्स उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में पढ़ेंगे। और इस वीडियो का जो भी नोट्स होगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में भेज दूंगा। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।